हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है हमें, वो हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और आसानी से हम कैसे प्रिपेयर कर पाएँ, कुछ अपना दिमाग यूज़ करके, बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। एक जब स्टार्टिंग बैलेंस विथ किससे होगा, कैश बुक से, और दूसरा स्टार्ट किससे होगा, पासबुक के बैलेंस से। दो तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। अब एक चीज़ है, ये तो अल्टरनेटिव मेथड जो है वो लिया, यानी कि प्लस माइनस कॉलम में। एक आपका पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होता है जिसमें ऐड और लेस हमें लिखना होता है। इसमें हमने ऐड और लेस जरूर लिखा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, जो ट्रांजैक्शन जहां मिले वहीं पे लिख लो, बस उसको प्लस के कॉलम में कि माइनस के कॉलम में लिखना है, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा ये लॉजिकली भी है, जिससे हम आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक से जो कि हमको पता होते हैं और हम उसके थ्रू बैलेंसेस को मिला सकते हैं। क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करना क्या, हमको बैंक के बैलेंस को कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से मैच कराना है। तो मैच, दोनों के बैलेंसेस को मैच कराने में हमें अपना तरीका भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करना होगा, जिससे हम आसानी से मैच करा पाएँ। क्योंकि सारी चीज़ें, इतनी सारे पॉइंट्स दिए हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब स्टार्ट होगा किससे, कैश बुक के बैलेंस से, तो कैसे प्रिपेयर होगा। सबसे पहले तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे। एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर होता है, तो जिस डेट में प्रिपेयर हो रहा है वो डेट लिखना है, और उस डेट को जरूर ध्यान में रखना है कि उस डेट तक क्या हुआ है और हम मैच किससे करा रहे हैं। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। अब पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखेंगे डेबिट बैलेंस दिया होगा, या से बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा। तो इसका मतलब होता है कि इतना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। अब इसमें ऐड क्या होगा, और ऐड क्या करना है हमें, ऐड सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर कोई चेक इशू किया और प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो उसे हम इसमें प्लस करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से जब हम स्टार्ट करेंगे। क्यों प्लस होता है उसका भी एक अपना रीज़न है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश बुक, और यहाँ पे हमने लिख दिया पासबुक। ठीक है, अब हमने कहा कि कैश बुक का बैलेंस हमने कुछ एज्यूम कर लिया 10,000, और पासबुक का भी बैलेंस एज्यूम कर लिया 10,000, के दोनों बराबर है। अब यहाँ पे कंडीशन आया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक था, मान लिया कि इसको हम कब प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब 31 मार्च को कोई चेक हमने इशू किया और उसी दिन हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हो बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तब तो क्लियरली पता है कि प्लस होगा। लेकिन इसने लिख दिया बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 अप्रैल। 31 मार्च को हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं, इसी दिन हमने चेक इशू किया, प्रेजेंट ये 1 अप्रैल को हुआ है। तो क्या ये बैलेंस को इंक्रीज करेगा, किसके डिक्रीज करेगा, तो वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1000 का चेक हमने इशू किया, तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, 1000, क्योंकि चेक हमने इशू किया। हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। हमारे पास तो कैश बुक होती है जिसमें बैंक का कॉलम बना रखा है, हम उसमें जो कुछ भी लिखना होगा ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। पासबुक से जो हमको मिलेगा वो तो बैंक देगा, बैंक रिकॉर्ड करके देगा। अब चेक हमने इशू किया, तो हम तो कैश बुक में पेमेंट साइड दिखाएंगे, यानी बैलेंस को करेंगे कम, 9000। लेकिन बैंक में प्रेजेंट हुआ 1 अप्रैल को, हम रिकन्सिलिएशन कब बना रहे हैं, 31 मार्च को। तो हमें इस डेट को ध्यान रखना है कि इस डेट तक क्या हुआ। तो चेक हमने इशू तो कर दिया, लेकिन इस डेट तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, और प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से माइनस भी नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करें, इसको प्लस करें कि माइनस करें। तो इसको यहाँ पे देखिए, बैलेंस को पहले चेक कर लो कि बैलेंस कितना है, 10,000 है। ठीक, अब दोनों का बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है
कि हम दोनों के बैलेंसेस को मिला सकें और रीजंस को फाइंड करें कि किस रीज़न से हमारे बैंक का बैलेंस और कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसका बैलेंस बराबर क्यों नहीं आ रहा। तो हमें पता चला कि एक 1000 का चेक था जो हमने इशू कर रखा था, कैश बुक से माइनस हुआ, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, वहां से हमारे डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि चेक अभी पहुंचा ही नहीं है, तो बैलेंस अनइक्वल है। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? कैश बुक से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ध्यान में रखना है कि जो बैलेंस होगा वो पासबुक के हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पासबुक के बराबर होगा। तो कैश बुक के बैलेंस को अगर पासबुक के बराबर करना है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तभी तो बराबर होगा। किसमें? कैश बुक में अगर 1000 ऐड करें तो पासबुक के बराबर होगा। अब देखिए हम जिससे मिलाते हैं, हमारे पास कैश बुक है, कैश बुक के बैलेंस को हम किससे मिला रहे हैं? पासबुक से। तो हम पासबुक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं लिख सकते। हम अपने कैश बुक को मिला रहे हैं तो जो भी हमको लिखना होगा वो अपने कैश बुक में ही हम लिखेंगे। तो कैश बुक में क्या करेंगे? 1000 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 बैलेंस हो गया बराबर, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट में अगर इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश बुक में माइनस कर रहा है, यानी पेमेंट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, या माइनस कर रहा है, कैश के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है, कैश बुक में बैंक के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बैंक में वो ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो उसे प्लस कर लिया जाता है। कब? जब स्टार्टिंग बैलेंस क्या होता है? कैश बुक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब कोई चेक है या कोई जो है कैश है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया, हमें उसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब रिकंसिलिएशन बना रहे थे। तो हम बैंक में अगर मान लो 1000 डिपॉजिट हुआ तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 11,000, लेकिन कैश का बैलेंस कितना है? 10,000, क्योंकि बैंक से तो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया तब हमें पता चला कि 1000 रुपीज़ कोई डायरेक्ट जमा कर गया हमारे अकाउंट में, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो अब क्या करोगे? कैश बुक को हम किससे मिला रहे हैं? पासबुक से मिला रहे हैं, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको प्लस कर लेंगे 1000, इसीलिए दिया है चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई चेक था कैश पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, तो पासबुक का बैलेंस तो उससे बढ़ गया, लेकिन कैश बुक का तो उतने का उतना ही है। तो हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना है। कब? जब स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक होगा, यानी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। अब वो चाहे फेवरेबल बैलेंस हो, अनफेवरेबल बैलेंस हो, सारे कंडीशन में एक ही तरीके का रूल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको भी प्लस करेंगे। फिर इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो पासबुक में वो एंटर हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में हुआ नहीं, इसीलिए बैलेंस दोनों का डिफर कर रहा है। तो अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया तो फिर वही बात आ गई कि पासबुक में तो एंटर हो गया क्योंकि बैंक ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, इसलिए कैश बुक में उसको हम प्लस करेंगे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज था, उसका पेमेंट हमको मिल गया, तो पेमेंट उसका बैंक में मिला, तो बैंक में मिला तो रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ? बैंक में, तो उसे हम कैश बुक में भी प्लस करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ने किया है, अगर बैंक में आपके बैलेंस को वो ट्रांजैक्शन बढ़ा रहा है, तो जब बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसे प्लस करेंगे। और कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो कैश बुक बैंक के बैलेंस को पासबुक में डिक्रीज करा हो, बैंक ने ट्रांजैक्शन किया हो और बैंक का बैलेंस कम हुआ हो, तो उसे कैश बुक से माइनस कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है? रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय द बैंक। देखो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है, मतलब पासबुक में क्रेडिट लिखा मतलब आपका बैलेंस बढ़ा है, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा तो इसका मतलब कि आपका बैलेंस वहाँ भी बढ़ा है। दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं तो हमारे लिए डेबिट होता है, पासबुक बैंक बनाता है तो बैंक के लिए तो डेबिट होगा, लेकिन हमको वो जो कॉपी देता है उसमें हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है।
तो अगर रॉन्ग क्रेडिट है, मान लो गलती से 1000 रुपये बैंक ने प्लस कर दिया तो भी डिफर हो जाएगा बैलेंस। तो पासबुक के बराबर करने के लिए कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आप पासबुक में ही माइनस करने लगो। पासबुक में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस आपने कैश बुक लिया, जो भी प्लस माइनस करना है वो आप कैश बुक में कर सकते हो। इस तरीके से एक एग्जांपल लेके अब बात करते हैं लेस की। तो इसमें लेस क्या क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। अब कोई एक चेक था, एक चेक है आपके पास, यहाँ पे 10,000 हम बैलेंस एज्यूम कर लेते हैं दोनों का बराबर। एक चेक था जो आपने डिपॉजिट किया, हमने मान लो 1000 का चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में हमने तुरंत प्लस कर लिया क्योंकि जब कैश बुक आपने पढ़ा था तो कोई चेक अगर रिसीव होता है और इमीडिएट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसे डेबिट साइड कैश बैंक कॉलम में लिखा जाता है। तो हमने डेबिट साइड बैंक कॉलम कैश बुक में लिखा, मतलब बैलेंस को बढ़ा लिया, प्लस किया। लेकिन पासबुक में तो अभी हुआ ही नहीं क्योंकि वहाँ पे तो बैंक में तो अभी आपके अकाउंट में पैसा आया नहीं, क्योंकि जब भी कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो उसमें एक टाइम गैप होता है, चेक का वेरिफिकेशन, उसका जो है अमाउंट का क्लियरेंस, फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना, तो उसमें टाइम लगता है। जिस दिन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे थे, मान लीजिए कि उसी दिन हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमें क्या पता चला एंड में कि एक ट्रांजेक्शन बैलेंस में दोनों के डिफर क्यों आया, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन कैश बुक में था जो चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक में अभी कलेक्ट क्रेडिट नहीं हुआ, उसको हमने कैश बुक में प्लस कर रखा है, लेकिन पासबुक में अभी तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तो कैश बुक में तो आपका 11,000 शो करेगा और पासबुक में कितना शो करेगा, 10,000। हमें कैश बुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर रखना है। अब 11,000 को हमें किसके बराबर करना है, 10,000 के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। कोई चेक था, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने डिपॉजिट कर रखा था लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसका पैसा ही नहीं मिला। तो कैश बुक में लिख रखा है, पासबुक में नहीं लिख रखा, तो क्या हुआ यहाँ पे, पासबुक का बैलेंस कम है लेकिन कैश बुक का ज़्यादा है। तो हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर रखना है तो माइनस करेंगे, कम करेंगे कैश बुक के बैलेंस को, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर बैंक चार्जेस चार्ज, बैंक चार्ज बैंक से माइनस हो जाएगा। बैंक चार्ज था, मान लो 100 रुपये का बैंक चार्ज था तो 100 रुपये बैंक से हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 9,900 रुपये बचा। अब कैश बुक में तो अभी एंटर हुआ नहीं, हमको जब स्टेटमेंट निकाला हमने, जिस दिन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना था, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस था। कैश बुक का बैलेंस उस दिन 10,000 रुपये लिख रखा था लेकिन पासबुक में 9,900 रुपये था। हमने चेक किया तो पता चला कि बैंक चार्ज है वो बैंक से डेबिट हो चुका है, यानी बैंक से माइनस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या करेंगे भाई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर लो ना, रिकॉर्ड करोगे तो बैंक चार्ज बैलेंस को डिक्रीज करता है। तो 10,000 यहाँ भी कम हो जाएगा, 100 रुपीज़ बचेगा, 9,900, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है तो बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा माइनस करेगा, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी माइनस होगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमारे इंस्ट्रक्शन पे बैंक हमारा कोई पेमेंट कर देता है, जैसे इंश्योरेंस का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अदर बिल्स का पेमेंट है, वो बैंक डायरेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो उसका भी इंफॉर्मेशन हमें तब मिलेगा जब हम बैंक से स्टेटमेंट लाएंगे। लेकिन रिकॉन्सिलेशन की डेट में जब हमने दोनों के बैलेंस को मिलाया, हमने स्टेटमेंट लिया नहीं था, दोनों के बैलेंस को मिलाया तो डिफरेंस मिला। कैश बुक में कुछ ज़्यादा था लेकिन पासबुक में कम था। क्यों? क्योंकि बैंक ने कुछ पेमेंट आपके इंस्ट्रक्शन पे ऑलरेडी कर रखा है जिसके बारे में अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कैश बुक में तो हमने घटाया नहीं, लेकिन पासबुक में तो ऑलरेडी कम हो चुका है उतना पैसा आपका, तो पासबुक के बराबर करना है तो कैश बुक को भी घटाना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक गलती से कोई डेबिट कर दे, गलती से कोई डेबिट मतलब कोई अमाउंट माइनस कर दे, ठीक है, तो उसे भी कैश बुक से माइनस करेंगे। चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, मतलब कैश बुक में हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन बैंक में नहीं दिया तो बैंक का तो बढ़ेगा नहीं,
तो बैंक के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, कैश बुक से उसको फिर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से हमने उसको ऐड कर रखा है, बैलेंस को बढ़ा रखा है। फिर इसके बाद है चेक रिकॉर्डेड बट ये तो हो गया चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब इसके बाद क्या करना है कि प्लस आइटम का टोटल फिर माइनस आइटम का टोटल दोनों साइड बराबर होने चाहिए, दोनों साइड बराबर लिखो। जैसे मान लिया कि प्लस आइटम ज़्यादा है माइनस आइटम कम है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस बचा, तो यहाँ पे बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि प्लस ज़्यादा है माइनस से कितना, जितना बैलेंस बचा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस आइटम को। तो प्लस आइटम है तो बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ये पासबुक के बराबर हो गया। लेकिन सपोज मान लो कि माइनस आइटम ज़्यादा हो जाए प्लस आइटम कम रहे, तो बैलेंस आपका प्लस आइटम में आएगा, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, एज पर पासबुक हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये है आपका प्लस माइनस, ठीक। अब एक बात यहाँ पे आती है कि जैसे आप डिटेल अमाउंट पे करोगे, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ऐसे करके कॉलम बनाया, तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें नहीं लगना, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन जहाँ पे आए वहीं पे लिख दो। अभी हमने प्लस अलग माइनस अलग किया है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको एक साथ ही कर सकते हो, ठीक है। पहले प्लस आ गया, फिर एक माइनस वाला आया तो प्लस वाला आया, प्लस में लिख लो, माइनस वाला आया तो उसको उठा के माइनस में लिख लो, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डेबिट बैलेंस जो दिया है एज पर कैश बुक प्लस में है। अगर यही मान लो अगर डेबिट के बजाय ये आपका होता क्रेडिट और ये फेवरेबल की जगह पे होता अनफेवरेबल, तो ये किधर चला जाता, ये प्लस आइटम में जो इसका बैलेंस लिखा था स्टार्टिंग बैलेंस, इसको सिर्फ आपको कहाँ पे लिखना है, माइनस आइटम में लिख देना है, और कुछ भी इसमें से ऐड लेस का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये आप पर्टिकुलर और अमाउंट वाले फॉर्मेट पे करोगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी लेस फिर ऐड में जाएगा, ऐड फिर लेस में जाएगा, क्योंकि अमाउंट का कॉलम सिर्फ एक ही था। अनफेवरेबल बैलेंस आया, हमने माइनस निगेटिव अमाउंट है निगेटिव साइड में लिख दिया, इजी हो गया। तो ये तरीका बेस्ट है। तो अगर अनफेवरेबल होगा या क्रेडिट बैलेंस एज पर होगा तो माइनस में लिखेंगे। अब अगर माइनस आइटम का टोटल ज़्यादा आया, ठीक, और प्लस का कम आया, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि बैलेंस किधर आ गया, प्लस में, ओवर ड्राफ्ट, ठीक। लेकिन सपोज कि प्लस का ज़्यादा हो गया और माइनस का कम, तो ऐसे कंडीशन में फिर ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। दूसरा मेथड आपका जो है, जब स्टार्ट किससे होगा, विथ पासबुक बैलेंस, तो पासबुक बैलेंस भी सेम इसी तरीके से, कुछ चेंज नहीं हुआ क्या है कि यहाँ पे जो आपने लेस किया है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऐड में चला गया, और जो ऐड किया है वो कहाँ चला गया, लेस में चला गया। अब इसको समझा देते हैं कि क्यों ये उल्टा चला गया, क्योंकि स्टार्ट हमने किससे किया, पासबुक के बैलेंस से किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये ले लेते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड, स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक में माइनस होता था, हमने स्टार्ट किससे किया, पासबुक से। तो पासबुक से स्टार्ट किया तो हम पासबुक के बैलेंस को किससे मिला रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से। तो जिससे मिलाते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते, हम चेंज करते हैं जिसको मिला रहे होते हैं। हमने पासबुक के बैलेंस को मिला रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, तो लिख लिया कैश बुक और इधर लिख लिया पासबुक। ये 10,000 बैलेंस एज्यूम किया, इधर भी 10,000 एज्यूम किया। ट्रांजैक्शन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। तो अगर चेक हमने डिपॉजिट किया मान लीजिए 3,000 का, तो डिपॉजिट हम कर रहे हैं तो हम कहाँ पे लिखते हैं, कैश बुक, बैलेंस बढ़ाएंगे, कैश बुक में हुआ प्लस। लेकिन बैंक में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में क्या है, नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड अप टू द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 13,000 10,000। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है 13,000, क्योंकि एक डिपॉजिटेड चेक था जिसको रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन बैंक में अभी नहीं क्रेडिट हुआ, तो बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा। पासबुक का बैलेंस यानी बैंक का बैलेंस कितना है, पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000। अब दोनों में डिफरेंस है, पता चला कि ये था ट्रांजैक्शन, जो चेक डिपॉजिटेड था कैश बुक में लिखा लेकिन पासबुक में भी एंटर नहीं हुआ। तो अब क्या करें, क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के से मैच करा रहे हैं, मिला रहे हैं, रिकॉन्सिल कर रहे हैं,
तो हम कैश बुक में चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग बैलेंस हमारा पासबुक है तो पासबुक में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3000 प्लस करना होगा, तभी ये इसके बराबर होगा। अब देखो बैलेंस बराबर हो गया, ठीक। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया भाई, तो कहाँ से हुआ? बैंक से हुआ। मान लो 1000 का था तो बैंक से 1000 माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना दिख रहा है? 13000 और पासबुक का कितना दिख रहा है? 12000। हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक के बराबर रखेंगे। तो कैश बुक तो 13000 है, तो ये 1000 जो हमने माइनस ऑलरेडी कर रखा था, इसको अब क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये पहले वाला तो ऑलरेडी जो हो चुका वो हमने लिखा, बाद में बराबर करने के लिए जिस साइड में प्लस माइनस किया वहीं पे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 1000 माइनस हुआ था, कोई चेक डिसऑनर हुआ था, ठीक है, लेकिन हमने बराबर करने के लिए 1000 को प्लस किया, यानी कि ये क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे ही बैंक चार्जेस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, डायरेक्ट पेमेंट बाई बैंक, रॉन्ग डेबिट बाई द बैंक, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड माइनस होगा। ऐड क्या होगा? चेक issued but not presented for payment, check or cash deposited directly into bank, check deposited but not recorded in cash book, interest allowed by bank, interest and dividend collected by bank, bill of exchange realized, wrong credit granted by बैंक। ये सब क्या होगा? माइनस होगा। फिर फाइनली अगर प्लस आइटम ज़्यादा है, माइनस आइटम कम, तो बैलेंस किधर आएगा? माइनस आइटम में, और वो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। अगर यही माइनस ज़्यादा होता, प्लस कम, तो बैलेंस किधर आता? प्लस आइटम में, तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता। इसमें भी और कुछ चेंज नहीं करना। अगर ये डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल होता, डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल होता, तो ऐसे कंडीशन में इसका बैलेंस किधर आ जाता? सिर्फ माइनस में लिख देते, बाकी कोई चेंज इसमें हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका जो है फॉर्मेट कि कैसे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और अब हम आज सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग क्या होगा? विथ कैश बुक बैलेंस से होगा, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो दिया है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 12,500। कैश बुक क्या शो कर रहा है कि 12,500 रुपीज़ का बैलेंस है, और जब पासबुक से हमने कंपेयर किया तो कुछ हमको ट्रांजेक्शन्स ऐसे मिले जिनकी वजह से डिफरेंस आया। तो पहला क्या दिया है? चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकेंड है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। थर्ड है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। फोर्थ है बैंक चार्ज। फिफ्थ है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। सिक्स है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। और सेवेंथ है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 were recorded on the debit side of the बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम किस में होता है? कैश बुक में होता है। कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको हमें लिखना कैसे है? तो सबसे पहले हमको कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500, यानी कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें 12,500 रुपीज़ का बैलेंस था, मतलब बैंक में इतना बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी को डेबिट बैलेंस भी लिखा हो सकता है, फेवरेबल बैलेंस भी लिखा हो सकता है, 12,500 रुपीज़। अब इसके बाद हमें ऐड लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका पहला ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इसमें क्या है? चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पहले ट्रांजेक्शन लिख लो, फिर देखो किधर आएगा। तो यहाँ पे लिख लें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो हमें निकालना। याद है तो प्लस होता है, नहीं याद है तो कैश बुक लिख लिया, इधर हमने लिख लिया पासबुक, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, बैलेंस एक कोई एज्यूम कर लो, 10,000 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। जितना अमाउंट दिया हो उससे ज़्यादा, 6,000 है तो 6,000 से ज़्यादा। चेक इशूड,
इशू करने का मतलब क्या कि हमने किसी को पेमेंट किया, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, कैश बुक आता था ना, कैश बुक में बैंक कॉलम में एक ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी पेमेंट, इफ एनी पेमेंट मेड बाय चेक, तो क्रेडिट साइड किधर होता था, बैंक कॉलम होता था कैश बुक में। तो यानी कि हमने पेमेंट साइड माइनस कर दिया इसमें से 6000। अब इसके बाद देखिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि बैंक से कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कितना बचा 4000, और यहाँ पे पासबुक में कितना बचा, पूरा का पूरा 10000। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो किससे मिलाएंगे, पासबुक से मिलाएंगे। तो पासबुक से मिलाने पे पता चला कि कैश बुक तो 4000 हो गया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, लेकिन पासबुक कितना 10 का 10000 ही है। तो अब करना क्या है, हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसी डिफरेंस को दूर करना है। तो दूर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के बराबर करेंगे, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करेंगे, यानी कि 6000 रुपीज क्या होगा, प्लस होगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होगा, प्लस में होगा। सेकंड देखो क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अभी दोनों का बैलेंस क्या है, बराबर है 10,000। फिर क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक को डिपॉजिट किया, तो हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में, और डिपॉजिट किया तो क्या किया, अपना बैलेंस बढ़ाया, तो यहाँ पे हुआ प्लस कितना है 9000। अब देखो बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पे, हो गया 19000 हो गया, और पासबुक में कितना, पूरा 10000 रह गया। अब यहाँ पे देखिए कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ के हो गया 19000, लेकिन पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा पासबुक तो अपना आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं बढ़ाएगा। आपने भले ही चेक डिपॉजिट कर दिया हो क्लियर होके, जब तक वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को हम पासबुक से रिकंसिल कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमें इसमें माइनस करना होगा, तभी ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक के बराबर रखना है। कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए 9000 माइनस करोगे तब बराबर होगा। यानी कि अगर कोई चेक है डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, तो अगर स्टार्ट किया कैश बुक से तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड दिया है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बैंक ने पे किया, तो बैंक ने कितना पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम 5000, तो 5000 हमने कर दिया माइनस, ठीक है। अब इसके बाद देखो बैलेंस क्या बचा, पासबुक का 5000, लेकिन कैश बुक में तो एंटर है नहीं, तभी तो डिफरेंस आया, ठीक, बताया है रीज़न किस वजह से डिफरेंस आया। तो यहाँ पे पासबुक 5000 है, कैश बुक 10000 है, तो अब क्या करेंगे, पासबुक के बराबर करना है, तो यहाँ से भी 5000 माइनस करेंगे, तभी बराबर होगा कि 5000 और 5000 बैलेंस बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना पे किया 5000। फिर इसके बाद फोर्थ क्या है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज है, तो बैंक चार्ज कितना दे रखा है 3000 रुपीज़, 300 रुपीज़, तो बैंक से माइनस हुआ, लेकिन कैश बुक में तो एंटर हुआ नहीं, क्योंकि बैंक से जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर मिल गया होता तो इसकी वजह से डिफरेंस क्यों आता। तो अब यहाँ पे बचा 4700, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस है 5000, क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए 300 कैश बुक से माइनस करेंगे, तो बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक माइनस हो जाएगा 300। अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखें क्या दिया है, अगला ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर है जिसने पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो जमा कहाँ पे किया, बैंक में, तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा कितना, 8000 डिपॉजिट किया,
तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी अभी तक। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया तब पता चला दोनों में डिफरेंस है कि पासबुक का बैलेंस तो 18,000 शो कर रहा है और इसका बैलेंस कैशबुक का कितना 10,000 शो कर रहा है। तो अब क्या करें, कैशबुक को पासबुक के बराबर करने के लिए 8,000 हम इसमें भी प्लस कर दें, किसमें, कैशबुक में, क्योंकि कैशबुक को किससे हम मिला रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन किससे कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से। जिसको मिला रहे हैं उसमें चेंज करेंगे, जिससे मिला रहे हैं उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये 8,000 यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 8,000। और लास्ट क्या दे रखा है, नहीं अभी सेकंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया कितना, 2,000 रुपीज़। तो बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक में प्लस हुआ, 20,000 हो गया यहाँ पे, लेकिन कैशबुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 18,000 ही है। अब क्या करें, कैशबुक को किसके बराबर करना है, पासबुक से, क्योंकि पासबुक से मिला रहे हैं। तो पासबुक में 20,000 दिखा, कैशबुक में 18, तो कैशबुक को 20 के बराबर कर दो, 2,000 ऐड कर दो, तो दोनों 20,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, प्लस कर देंगे कितना, 2,000। और फिर अब इसके बाद लास्ट है, और लास्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of bank column। क्या किया, इसके डेबिट में रिकॉर्ड किया, मतलब इसमें किया प्लस, 100 रुपीज़ प्लस हो गया कैशबुक में, क्योंकि कैशबुक का डेबिट क्या होता है, रिसीप्ट होता है, और रिसीप्ट से क्या होता है, बैलेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज किया। लेकिन ये पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्योंकि इसकी तो जर्नल एंट्री पास होती है और बैंक से तो कोई पेमेंट हमने किया नहीं है, ना बैंक में डिस्काउंट का पैसा आया है। ये तो हमने डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट दिया मतलब उतना पैसा हमने लिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, क्योंकि इसकी करनी होती है एंट्री, और इसको हमने कैशबुक के डेबिट रिसिप्ट साइड में दिखा दिया, और जबकि था अलाउड पेड, तो इसे क्या करेंगे, 200 रुपीज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड बट wrongly debited in कैश बुक, माइनस में चला जाएगा 200। अब इसमें एक लाइन छोड़ के हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल करें तो डेबिट का ज़्यादा है, 8 to 10, 6, 16 to 18 और 10, 28,500 कितना है, 28,500। और इधर माइनस का देखिए 9, 5, 14, 14,500, तो 28,500 माइनस 14,500 कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। बैलेंस किधर, माइनस कॉलम में लिखा जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैशबुक से किया तो किसके बराबर कर दिया हमने, पासबुक के बराबर कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, ये कि ये जो हमने 10,000 लिया, वैसे तो यहाँ पे 12,500 है, ये 10,000 हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया है, एग्जाम्पल, यानी कि एज्यूम कर लिया है कि ये 10,000 है बैलेंस। ठीक है, बस इतना है, ये नहीं कि यही 10,000 वहाँ पे है। तो 12,500 अपने कन्वीनियंस के लिए कि 500 वगैरह ना रहे, डायरेक्ट अमाउंट रहे, तो प्लस माइनस करके समझने में आसान है। तो ये तरीका है कि प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको रट्टा भी मार सकते हो कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा ट्रांजेक्शन मिला तब फिर आप क्या करोगे, क्योंकि ये तो फॉर्मेट में आपको हर जगह नहीं मिलेगा कि फॉर्मेट में ये भी लिखा हो, सारे ट्रांजेक्शन लिखो, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमको प्लस माइनस करने का तरीका पता है
कि क्या बैंक में रिकॉर्ड हुआ, क्या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, वो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन को देख के। तो ये तरीका आपको काफ़ी इजी लगेगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और उसमें हम थोड़ा और इसके कैश स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का होगा, उससे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का होगा वो अनफेवरेबल भी उस अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।